हेलो एंड वेलकम। फिजिक्स चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो कि रोलिंग से रिलेटेड हमारी लास्ट प्रॉब्लम होने जा रही है। मे बी लेटर ऑन हम कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तब रोलिंग पर वापस भी आएंगे, पर एज सच रोलिंग के ऊपर ये लास्ट प्रॉब्लम होने जा रही है। इसके बाद हम एनर्जी और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उन टॉपिक्स की ओर चलेंगे। तो ये रोलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें एक एसिमेट्रिक बॉडी की रोलिंग डिस्कस होने जा रही है। एसिमेट्रिक इन द सेंस कि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, और ऐसी रोलिंग प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा है, ये वाली प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। मोस्ट स्टूडेंट्स इसको सही नहीं कर पाते। इन माई ईयर्स एंड ईयर्स एज ए टीचर, करीब करीब 25 साल से, करीब 25 से भी ज़्यादा साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स नहीं देखे जो इस प्रॉब्लम को क्लासरूम एनवायरनमेंट में कर पाते हों। एग्जाम में तो करना दूर की बात है, क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी इसको करना अक्सर चैलेंजिंग हो जाता है। तो लेट्स गो अहेड एंड टेक अप दिस वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रॉब्लम। तो देखिए, क्वेश्चन मैं पहले डिस्क्राइब करता हूँ। लेट मी फर्स्ट डिस्क्राइब द क्वेश्चन फॉर यू। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे है। इमेजिन करिए एक रिंग, ये रिंग है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि हम बोर्ड पे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्रैम कर पाए। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग विजुलाइज कीजिए। ये रही एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये ग्राउंड के ऊपर रखी हुई है। ये रहा ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है जिससे कि जो ये मोशन है ये प्योर रोलिंग ही हो। तो यहाँ ये बात बता दी गई है, आपको कह दिया गया है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है जिससे कि ये मोशन जो है ये प्योर रोलिंग ही हो। ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, ये रिंग है। रिंग के बारे में आपको बता दिया गया है कि इसका मास m है और इसका रेडियस r है। ये दोनों बातें इस रिंग के बारे में बता दी गई। तो ये तो सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको एसिमेट्रिक कर देते हैं। इस पर एक पॉइंट मास को चिपका कर, तो इसके टॉप पॉइंट पे यहाँ हमने अंदर की तरफ एक पॉइंट मास चिपका दिया, और ये पॉइंट मास इसी m के बराबर है। तो रिंग का मास जितना है उतना ही इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास भी है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, इसका भी, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास m है, और ये रिंग के हाईएस्ट पॉइंट पर अटैच कर दिया गया है। अब इससे क्या हो गया कि ये जो सिस्टम है रिंग और पॉइंट मास का, इस सिस्टम के लिए आप अब कह सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में इस वक्त है तो ये इक्विलिब्रियम एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जो इसकी पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन है, अभी जैसे आगे रोल करके जा सकती है, तो उस पॉसिबल रेंज ऑफ मोशन में अब देखो, ये तो रिंग का सेंटर है, राइट? ये रिंग का सेंटर हुआ, आप देख ही रहे हो। रिंग का सेंटर यहाँ है, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर से r/2 ऊपर आ जाएगा इस वक्त। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग का नहीं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, कितने हाइट पे? r/2 पे, क्योंकि रिंग का मास रिंग के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और ये मास m यहाँ है, इससे r दूरी पर दो इक्वल मासेस हैं। एक मास m यहाँ लोकेटेड है, एक m मास यहाँ लोकेटेड है, तो सेंटर ऑफ मास दोनों के ठीक बीच में आ जाएगा। तो दोनों के ठीक बीच में यहाँ सेंटर ऑफ मास है r/2 हाइट पे। अब अगर ये रोल करेगा तो सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इस सर्कुलर पाथ में सेंटर ऑफ मास अपने हाईएस्ट पॉइंट पे इस वक्त है। सेंटर ऑफ मास जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है।
ये बात हम अवेयर हैं इस बात के लिए। तो इस समय ये जो रिंग और इस पॉइंट मास का सिस्टम है, ये सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हल्का सा भी डिस्टर्ब हो जाए, हल्का सा हवा का एक झोंका भी आ जाए तो इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हुआ और ये रोल करके आगे चलने लगी रिंग। अब कुछ थोड़े से समय के बाद रिंग देखिए इस पोजीशन में आ गई, रिंग ये पोजीशन में आ गई है। थोड़े से ही समय के बाद जब ये स्मॉल एम मास जो है ये रिंग के सेंटर वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ गया, यहां आ गया है स्मॉल एम मास। नीचे ग्राउंड वैसे का वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये देखिए ये है ग्राउंड। ऑफ कोर्स रिंग थोड़ा आगे आ जाएगी, पर मैंने आगे वाली ही पोजीशन पे इसकी फोटोग्राफ लेके यहाँ दिखा दिया है, तो रिंग थोड़ा आगे चली गई है। और ये इसका एम मास जो हाईएस्ट पॉइंट पे था अब कहाँ आ गया है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रिंग वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया है। प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है उसका टोटल वर्क डन 0 है। ये बात से भी आप अवेयर हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन ने 0 वर्क किया है, और क्योंकि फ्रिक्शन ने 0 वर्क किया है, इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हम कंजर्व्ड मानते हुए चल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास भले ही नीचे आया है, उससे पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो वर्क है, टोटल वर्क, वो 0 है। रोटेशनल ट्रांसलेशनल अलग अलग से 0 नहीं होंगे, पर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो दोनों का जब आप सम लेंगे, फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल वर्क दोनों का टोटल करेंगे, सम लेंगे, ये 0 आ जाएगा। तो फ्रिक्शन का टोटल वर्क यहाँ 0 है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकेगी, और आप न्यूटन्स लॉ तो हमेशा अप्लाई कर ही सकते हैं। न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेबिलिटी की कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, हमेशा एप्लीकेबल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अप्लाई करना आसान हो, मुश्किल हो, लेकिन अप्लाई हमेशा हो सकता है। तो यहाँ बताना क्या क्या है, What all you have to tell। तो आपको क्या क्या बताना है, जब ये मास यहाँ से इस पोजीशन में आ गया है, इस पोजीशन में आने पर अब ये रिंग के सेंटर की वेलोसिटी क्या है v, और इस पोजीशन में ही रिंग के सेंटर की एक्सेलरेशन a क्या है। ये 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो 8 मिनट इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में लग चुके हैं, और क्या क्या आइडियाज इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं उस बात पर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो गई है। तो अब इसका जरा सॉल्यूशन भी देखा जाए। लेट अस हैव अ गुड लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम ये v कैलकुलेट करेंगे। v की कैलकुलेशन आसान है कंपैरेटिवली। पहले हम इस v को कैलकुलेट करेंगे, v कैलकुलेट कर लेने के बाद फिर a पर आएंगे, क्योंकि a की कैलकुलेशन में v का रोल रहेगा। आप लोग देखोगे कि a की कैलकुलेशन में भी v का रोल है। तो अगर जैसे ये जेई के क्वेश्चन पेपर में आता है, तो पैराग्राफ क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले v पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन में v, बाद में a। जिस सीक्वेंस में वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी सीक्वेंस में उसे आंसर करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि उसी सीक्वेंस में वो हो सकता है। तो अब देखिए, अगर हम इस सिस्टम पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज कितना आया है। सेंटर ऑफ मास पहले तो इस सेंटर ऑफ रिंग से r/2 हाइट पर था, अब वो सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ रिंग वाले ही लेवल पे आ गया। पहले सेंटर ऑफ रिंग से r/2 हाइट पे था, अब सेंटर ऑफ रिंग वाले लेवल पे आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो है वो है 2m टोटल मास इनटू g इनटू डिक्रीज इन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की हाइट का डिक्रीज कितना है, r/2।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ है। इनफैक्ट इसको वैसे भी ले सकते थे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास तो उतनी ही हाइट पे है, रिंग की अपनी पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिक्रीज नहीं आया है, और इस अकेले मास की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, और ये मास तो r हाइट नीचे आ गया है। तो m इंटू जी इंटू आर वही वैल्यू उस तरीके से भी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। उस तरीके से आप इंडिविजुअल मासेस के लिए अलग अलग भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आया है। जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन भी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का गेन, अब क्योंकि ये रिंग v वेलोसिटी से अब चल रही है, तो रिंग के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ mv², रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM, r लेते आए हैं कैपिटल R, ICM ओमेगा², ओमेगा होगा v बाय r, इसका लेंगे हम स्क्वायर ओमेगा का, ये r² ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हुई है रिंग की। अभी स्मॉल m मास जो पॉइंट मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात अभी नहीं हुई। अब उसके लिए इसकी वेलोसिटी चाहिए। देखो तो ये जो स्मॉल m मास है, क्योंकि बॉडी ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, और ओमेगा हमें पता है v बाय r है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो पॉइंट जहां स्मॉल m मास अटैच्ड है, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर वो तो है ओमेगा r, और ओमेगा r कितना हो गया v, और ये वेलोसिटी आ रही है इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी, रिंग के सेंटर की वेलोसिटी, इसमें ऐड कीजिए ये v। तो एक तो ये v वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इस m मास की जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p, बोल देते हैं इसको, पॉइंट p की वेलोसिटी, पॉइंट P की ये वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ v² प्लस v², ये दोनों v हैं, v² प्लस v², इसका अंडर रूट, ये vp आ जाएगी P की वेलोसिटी। तो ये कितनी आई देखिए, ये आ गई है √2 टाइम्स v। अब ये भी यहां पर ऐड कीजिए, तो स्मॉल m मास जो है उसकी वेलोसिटी हाफ m इंटू √2v का स्क्वायर, √2v का स्क्वायर क्या आएगा 2v²। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये देखो m भी कैंसिल हो गया, इधर आ गया है gr, राइट साइड में क्या क्या आ रहा है v²/2 प्लस v²/2, v²/2 प्लस ये v²/2, r² याद करो कैंसिल हो गया था, और यहाँ क्या आ गया 2 कैंसिल हो गया, ये आया v²। तो राइट हैंड साइड पे ये टोटल हो गया 2v², 2v² gr के इक्वल है, तो v कितना है, v हो गया है रूट ऑफ gr डिवाइडेड बाय 2, ये v आया, करेक्ट, v ये आ गया, ओमेगा हो जाएगा, इसको r से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ g/2r, ओमेगा क्या है v बाय r, तो रूट ऑफ g/2r, ये v और ओमेगा आ गए। अब v और ओमेगा की कैलकुलेशन हमने कर ली है, इनका इस्तेमाल फर्दर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में होने वाला है। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मैं दे देता हूं, आप एक क्लियर स्क्रीनशॉट इस पूरी कैलकुलेशन का, इस प्रॉब्लम का ले सकते हो। अब इस सब को इरेज करके मैं आगे बढ़ने वाला हूं फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो लेट अस इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं देखो, और फिर फाइनली अब हम ये वाली पोजीशन में इसको दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, इसका फिगर डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और फिर एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट हो पाएगी। तो देखिए ये फाइनल वाली कंडीशन में दोबारा इसको हम देखते हैं, ये रही हमारी रिंग, दिस इज द रिंग, अब
रिंग के सेंटर की इस समय वेलोसिटी हमें मालूम है, हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, कितनी है, v है। और ये v कितना है, ये है रूट ऑफ gr/2। ओमेगा इस समय कितना है, ओमेगा इस समय है रूट ऑफ g/2r, करेक्ट। तो ये सेंटर की वेलोसिटी v थी। यहां सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। सेंटर ऑफ मास कहां है, रिंग के सेंटर और पॉइंट मास m के ठीक बीच। यहां पर पॉइंट मास m है, राइट, ये वाला इधर ये m मास था, पॉइंट मास इन दोनों के ठीक बीच में, यानी रिंग के सेंटर से r/2 दूरी पर है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की भी व्याख्या हो जाए। अब देखो, अगर रिंग का सेंटर जो है वो a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो इस लोएस्ट पॉइंट को जरा देख लो। ये लोएस्ट पॉइंट जो है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में अल्फा आर है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ है, राइट, ये इस सेंटर की तरफ, ये अल्फा आर, ये एक्सेलरेशन है इस लोएस्ट पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर। अब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो इसमें ये सेंटर की एक्सेलरेशन a भी ऐड हो जाएगी इधर, और क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो इसलिए a इस अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा, ताकि ये ग्राउंड वाला पॉइंट, ग्राउंड से कांटेक्ट वाला पॉइंट स्लिप ना करे। तो यहाँ a जो है अल्फा आर के इक्वल है, अल्फा आ गया है a/r, ये इस पॉइंट की एक्सेलरेशन। दूसरा, ये जो सेंटर ऑफ मास है COM, ये इसकी एक्सेलरेशन को जानना भी बेहद जरूरी है। उसको जाने बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है COM, ये इसको मैं अलग से ये पॉइंट डिपिक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास, इसकी क्या एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर देखते हैं पहले। तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, इस सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देखेंगे कितना दूर है, r/2। तो एक तो इसकी एक्सेलरेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर r, ये आएगी ओमेगा स्क्वायर r, और दूसरी आएगी, अब सर्कल में घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इसको देख रहे हो तो ये सर्कल में घूम रहा है, तो एक टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगी, अल्फा r/2, ओमेगा स्क्वायर r/2, अल्फा r/2। देख लो, ये डिस्टेंस है r/2, ये पॉइंट पे बैठ के इसको देख रहे हैं तो ये ऐसे सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आई ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस r/2 है, और दूसरी अल्फा आर टेंजेंशियल जो कि नीचे की तरफ आ गई। ये एक्सेलरेशन इसकी हैं सेंटर ऑफ मास की विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग। ये जो एक्सेलरेशंस आई हैं ये विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ रिंग आई हैं, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमें चाहिए, क्योंकि हम तो इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसमें सेंटर की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन में ऐड करनी होगी, वो आ जाएगी a। तो ये सेंटर की एक्सेलरेशन a जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो इसमें ऐड हुई। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन रिपोर्ट करेंगे, a माइनस ओमेगा स्क्वायर r/2। अब ये ओमेगा रूट ऑफ g/2r है, इसको यहाँ पर ओमेगा की जगह रूट ऑफ g/2r लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g/4। यस, हाँ राइट, ओमेगा स्क्वायर आया g/2r, तो g/2r को r/2 से मल्टीप्लाई किया, g/4 आ गया। आई एम करेक्ट देयर। अल्फा r/2 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है और अल्फा है a/r, तो ये आ जाएगा, ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की, ये आ गई a/r, करेक्ट। तो ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आएगी a माइनस g/4, और नीचे की तरफ इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी a/r, राइट।
इसके अलावा अभी हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस कंडीशन में बनाना होगा और फिर न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई कर डालेंगे। तो लेट्स फर्स्ट क्विकली ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखें, ये रहा, ये बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। तो अब देखो क्या क्या फोर्सेस बॉडी पर है। सेंटर ऑफ मास पर बॉडी का वेट एक्ट करता है, सिस्टम का वेट सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है 2 mg। यहां रहेगा एक नॉर्मल फोर्स, इसके अलावा एक फ्रिक्शन की फोर्स भी इस सिस्टम पर एक्ट करेगी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन वैसे तो हमें मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है क्या है, हमने आगे की तरफ अस्यूम कर लिया। पॉजिटिव आ गया तो सही डायरेक्शन है, नेगेटिव आ गया तो इससे ऑपोजिट है। ये फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन F, मैग्नीट्यूड अस्यूम किया, डायरेक्शन फॉरवर्ड अस्यूम किए, इस हिसाब से इक्वेशंस लिख लेंगे। अब पॉजिटिव आएगा तो फ्रिक्शन की अस्यूम्ड डायरेक्शन हमारी सही है, नेगेटिव आया तो अस्यूम्ड डायरेक्शन गलत है। सो आई होप ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। लेट अस नाउ अप्लाई न्यूटन्स लॉ हियर। न्यूटन्स लॉ की कैलकुलेशंस यहाँ करते हैं। देखिए क्या कैलकुलेशंस आती है। पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स है, 2 mg माइनस n, और ये क्या आएगा 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ये a अल्फा इंटू r बाई 2 है, तो ये a बाई 2 है, a बाई r नहीं है, आई एम सो सॉरी, अल्फा इंटू r बाई 2, a बाई 2। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है a बाई 2 है, तो 2m टाइम्स a बाई 2। तो ये जो पहली इक्वेशन आई ये आई 2 mg माइनस n इज इक्वल टू ma, दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, तो फ्रिक्शन F जो है इट इज इक्वल टू 2m टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू सिस्टम की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की नेट एक्सेलरेशन, वो कितनी है a माइनस g बाय 4, a माइनस g बाय 4। ये आई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब देखो अननोन्स कितने हैं, F, N और A। तीसरी इक्वेशन जरूरी है और ऑफ कोर्स वो तो रोटेशन वाली इक्वेशन होगी। तो रोटेशन वाली इक्वेशन कहाँ अप्लाई किया करते हैं, इस क्वेश्चन में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होती है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ अप्लाई किया जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स ना हो तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और किसी एक्सिस के अबाउट अप्लाई करना संभव है लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। वो इतना लंबा प्रोसेस होता है, खासकर जैसे ये क्वेश्चन है तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम अप्लाई करेंगे काफ़ी आसानी से ये अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस किस की टॉर्क है। एक तो n है, n की टॉर्क आएगी n इंटू r बाई 2, और दूसरी टॉर्क आएगी f की। n की टॉर्क देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये n जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और f बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। f की टॉर्क आएगी माइनस f इंटू r। ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ I इंटू अल्फा के इक्वल। I कितना है ये भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो I इस एक्सिस के अबाउट बताना है, तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट तो mr² है। यहां से इधर आओगे तो प्लस m इंटू r² बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस r बाई 2 है, कैपिटल R है, सॉरी। फिर ये जो m मास यहाँ पर है उससे यहाँ कितनी दूरी पर है r बाई 2, तो उस m का m इंटू r² बाई 4 अगेन। तो ये कितना आया, ये आ गया
3/2mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट। तो 3/2mr² इंटू अल्फा, और अल्फा कितना है? अल्फा है a/r, करेक्ट। अब ये r कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सारे r कैंसिल हो गए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास अब 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं। तो बेसिकली तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं जल्दी से कैलकुलेशंस कर लेता हूँ सो दैट सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो अब इन इक्वेशंस को हम इन वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करेंगे। ऐसा करो, 1 और 3 को अगर आप ऐड कर लोगे तो 1 और 3 को ऐड नहीं कर पाएंगे इसमें, n/2 और n है। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाती है n माइनस 2f इज इक्वल टू 3na। और ये जो ये इक्वेशन है 1, उसमें इस इक्वेशन को ऐड कर लो। इक्वेशन 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1 में ऐड कर रहा हूं, तो ये मुझे n कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड करने पर अब मिल रहा है 2mg माइनस 2f इज इक्वल टू 4na। एक तो ये आया। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड करेंगे, क्या आएगा? 2f कैंसिल हो जाएगा, इधर आया 2mg इज इक्वल टू 4ma प्लस 4ma माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, देखिए। तो ये है mg/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो mg। इसे इधर ले आइए, क्या आ गया? 3mg, m तो इनफैक्ट कैंसिल हो गया, 3g, और इधर आ गया 8a। तो a आपको मिल गया। कितना आया है a? a आ गया है 3g/8। ये इसकी सेंटर की एक्सेलरेशन इस कंडीशन में है 3g/8, करेक्ट। तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट इस पूरे सॉल्यूशन का ले सकते हो। ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत मज़ा आया इसको डिस्कस करने में। आई एम श्योर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को देखकर बहुत कुछ सीख पाए होंगे, क्योंकि ये बड़ी इनोवेटिव प्रॉब्लम है। इसमें एसिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इससे प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग हुई। और इस तरह के कई प्रॉब्लम्स अब हमने डिस्कस कर ली। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस, कई तो नहीं बट हाँ 2 प्रॉब्लम्स ये डिस्कस हो गए, ये वाला क्वेश्चन और इससे पिछला वाला। तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जहाँ रहता है वो प्रॉब्लम्स काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। रोलिंग पर अभी और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी एक बार डिस्कस हो जाए, तो फिर थोड़ा और प्रॉब्लम्स को मिला जुला कर किया जाए और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स की जाए। तो वी विल डू दैट नाउ। अब अगली वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन सीखेंगे और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन सीखेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेंगे। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज फार फ्रॉम ओवर। Even after doing angular momentum calculation, conservation of angular momentum, तब भी खत्म नहीं होगा। Problems का range infinite है, and I will discuss lots of problems from this chapter. It is one of my favorite chapters. This is something I enjoy most. So let's meet again and discuss angular momentum and its conservation in the next video.